कि यार मैंने अपनी पूरी 11th बर्बाद कर दी, क्या ये मेरी 12th क्लास को भी अफेक्ट करेगी? आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे 11th क्लास को लेके, और आप जैसे हजारों और कुछ हद तक मैं कहूं तो लाखों बच्चे हैं जो सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं। अपनी गलती को मानो कि मैंने 11th क्लास में उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन अब आगे क्या करना है? बहुत सारे बच्चों ने 12th की किताबें खोली होंगी या खोलने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चों ने जब किताबें खोली होंगी तो उनके मन में एक सवाल आया होगा, या फिर खोलेंगे तो एक सवाल आएगा कि यार मैंने अपनी पूरी 11th बर्बाद कर दी, क्या ये मेरी 12th क्लास को भी अफेक्ट करेगी? और यही फीलिंग आगे जाके आपको धीरे धीरे पीछे ले जाएगी। आपके सारे दोस्त आपकी क्लास के अंदर कॉन्फिडेंटली 12th में आंसर दे रहे होंगे, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे 11th क्लास को लेके, और 11th क्लास की वजह से 12th क्लास में भी आपके मन में कॉन्टिन्यूसली एक डाउट चलता रहता है कि मैं क्या कभी वापस ट्रैक पे आ पाऊंगा। और कई बच्चों के दिमाग में एक और एडिशनल सवाल भी चल रहा होगा कि मेरी अगर 11th बर्बाद हो गई तो क्या ये मेरी जेई या फिर नीट या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को भी अफेक्ट करेगा? तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आप जैसे हजारों और कुछ हद तक मैं कहूं तो लाखों बच्चे हैं जो सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं। उन सबको पता है या उन सबको लगता है कि उनकी 11th क्लास उतनी प्रोडक्टिव नहीं गई, तो ये सारा का सारा इंपैक्ट 12th और आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। आप अकेले नहीं हो। देखो, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक ईमानदारी की बात जानना चाहूंगा। ईमानदार होना सबसे पहला स्टेप है। आप सब जानते हैं कि 11th क्लास में आप में से बहुत सारे बच्चों ने या शायद सब ने जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की है। आप सबके 11th क्लास में कितने परसेंटेज मार्क्स रहे, या अगर अभी रिजल्ट नहीं आया तो कितने परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। और अपनी गलती को मानो कि मैंने 11th क्लास में उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन अब आगे क्या करना है? तो अगर आपने अपना अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में लिख दिया है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 11th में ऐसी गलतियां होना एक अनयूजुअल बात नहीं है, बहुत यूजुअल है, बच्चे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो 12th में भी शुरुआत में वही सब मिस्टेक्स करते हैं जिन्होंने 11th में पूरे साल करी। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे बच्चा 12th क्लास को शुरू करता है विदाउट एनी प्लानिंग। और अगर आपने वो सारी गलतियां 12th में भी रिपीट करी तो बोर्ड का एग्जाम तो खराब होगा ही, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी बुरा हाल होने वाला है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आज की वीडियो में कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। आपको बताने वाला हूं कि 12th क्लास में क्या करें कि वापस ट्रैक पे आ जाएं। अगर आपने इस वीडियो में होने वाली हर एक बात को ध्यान से सुना, समझा और अमल किया, आप ट्रैक पे वापस आओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने ही दो बच्चों की, अपने ही दो स्टूडेंट्स की जो कि 11th क्लास में थे और जिनकी 11th उतनी खास नहीं थी, उनकी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक कमाल की बात बताऊं, दोनों की 11th क्लास वीक थी, लेकिन उनमें से एक का 12th का रिजल्ट काफी अच्छा आया और दूसरे का 11th वाला ही हाल था, मैं कहूंगा उससे भी बुरा। ऐसी क्या गलतियां की एक ने और दूसरे ने नहीं जो आप सबको अवॉइड करनी है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। चलिए, मेरे एक पुराने बैच में दो स्टूडेंट्स थे, राहुल और अमन। दोनों ही 11th क्लास में थे, दोनों ही सेम स्कूल में थे और दोनों ही सेम बैच के अंदर थे, साइंस के स्टूडेंट थे। दोनों ने 11th क्लास में शुरुआत में बहुत अच्छा किया, सब कुछ टाइम पे करते थे, होमवर्क टाइम पे करते थे, लेकिन धीरे 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 उनको साल के 11th क्लास के साल के एंड तक आते आते एक बात रियलाइज हुई कि उनके कुछ कंसेप्ट्स बहुत कमजोर थे, कुछ को उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो थी कंफ्यूजन। दोनों के ही मार्क्स एग्जाम में एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम ही आ रहे थे 11th क्लास में, चाहे वो कोई यूटी हो, चाहे वो कोई पीरियोडिक टेस्ट हो, मिड टर्म एग्जाम्स हो, हाफ फेयरली हो या फिर फाइनल एग्जाम। दोनों के मार्क्स उम्मीद से काफी कम होते चले गए एंड एट द एंड 11th क्लास में उन्होंने उतना अच्छा फाइनल एग्जाम में स्कोर नहीं किया। लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। 12th की स्टार्टिंग में उनके दोनों के पास दो ऑप्शन थे। पहला कि जिस तरीके से उन्होंने 11th क्लास में पढ़ाई की वो 12th में भी उसी तरीके से कंटिन्यू रखते, या फिर ऑनेस्टली देखते कि उन्होंने गलतियां कहां की, वहां पे उनके साथ प्रॉब्लम कहां हुई, उनकी स्ट्रैटेजी में क्या दिक्कत थी, उन्होंने कहां मेहनत कम करी, कहां मेहनत ज्यादा करी, और अब क्या नया करें कि वो सारी गलतियां ओवरकम हो जाएं। ये दो तरीके दोनों के पास थे और यहीं से उन दोनों की जर्नी अलग होना शुरू हो गई। राहुल ने सोचा कि चलो ठीक है यार, 11th में जो हुआ सो हुआ, अब 12th में एक फ्रेश स्टार्ट करता हूं और अपनी पढ़ाई करता हूं। उसने अपनी 11th में गलतियों को नोटिस नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारा तक नहीं, कोई दूसरे प्लान के बारे में सोचा तक नहीं। बस इतना सोचा कि मैंने जो 11th में किया वही करूंगा, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा, डे 1 से पढ़ लूंगा और पुराने तरीकों पे ही चलने का डिसाइड किया। रोज लेक्चर अटेंड करता था,
कभी कभार घर जाके पढ़ाई कर लिया करता था, कभी कभार एब्सेंट होता था तो बैकलॉग को कंप्लीट करता था, कभी कभार बैकलॉग कंप्लीट भी नहीं करता था, बैकलॉग बढ़ता चला था। जैसे कि एक एवरेज बच्चा पढ़ता है 12th क्लास में, उसने अपनी 12वीं की पूरी जर्नी इसी तरीके से बिताई। धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि उसे नए वाले चैप्टर्स को समझने में ज्यादा देर लग रही है। क्यों? क्योंकि पुराने चैप्टर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो रही है, वही दिक्कत जो उसे 11th क्लास में होती थी। कंसेप्ट्स को पेपर पे उतारने में दिक्कत होती है, डेरिवेशन करने में दिक्कत हो रही है। इन शॉर्ट काफी लेट लेकिन उसे रियलाइज हो गया कि उसके 12th क्लास में भी तरीके पुराने ही रह गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रुकते नहीं हो गलती के बाद, सोचते नहीं हो कि मैंने गलती क्या की और उसे सुधारते नहीं हो, नए प्लान्स नहीं बनाते, तो वो गलतियां मल्टीप्लाई होती चली जाती है। लेकिन अमन ने क्या कुछ बदला? देखा जाए तो अमन भी सेम सिचुएशन में ही अपनी क्लास 12th को शुरू कर रहा था। देखा जाए तो उसको भी पता था कि उसने 11th क्लास में उतनी मेहनत नहीं की है, उसका फाउंडेशन कमजोर है। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि 11th क्लास कमजोर क्यों रह गई? दो जवाब मिले। पहला, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कि उसने मेहनत कम करी थी जितनी उसे करनी चाहिए थी। ऑल्दो उसने मेहनत की थी लेकिन थोड़ी और कर सकता था। लेकिन मेजर गलती जो उसको रियलाइज हुई वो ये थी कि उसने ऑनेस्टली कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया था। कभी कोई आधा चैप्टर पढ़ता था, उसके बाद अगला चैप्टर पर चला जाता था, पहला चैप्टर पूरे किया बिना अगले, यानी उसने कोई स्ट्रक्चरल प्रोसेस को, एक स्ट्रक्चर को, एक स्केड्यूल को, एक प्लान को फॉलो नहीं किया। और इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अपनी सारी की सारी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ेगा। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? आओ समझते हैं। उसने अपनी पढ़ाई में सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज क्या किया? जो भी उसे क्लास में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो ट्यूशन सेंटर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी पेड बैच में हो, उसे वो 15-20 मिनट लगा के उसी दिन रिवाइज जरूर करेगा। उसने कोई 4-5 घंटे का प्लान नहीं बनाया, सिर्फ 20 से लेके 30 मिनट का प्लान बनाया कि आज जो भी वो पढ़ेगा उसको वो रिवाइज जरूर करेगा उसी दिन। और इस छोटी सी बात से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि उसका बैकलॉग बनना ही बंद हो गया और अगली क्लास जो भी वो लेता था उसको बेहतर तरीके से समझ में आती थी। उसने दूसरा जो बदलाव अपने जीवन में किया वो था फोकस। अमन ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले जिस किताब पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा वो होगी NCERT। उसने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को वो NCERT के लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेगा, सारे क्वेश्चंस बनाएगा, तब वो किसी एक्स्ट्रा किताब पे जाएगा। बात रही फिजिक्स और मैथ्स की, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएगा, न्यूमेरिकल बनाएगा, एग्जाम्पल बनाएगा, एक्सरसाइज बनाएगा, जो भी कंटेंट मतलब NCERT में है उसको सबसे पहले करेगा। बेटा ध्यान रहे, पेपर में सारे के सारे सवाल कंसेप्चुअली तो बनने यहां से है ना। जिस दिन आपको NCERT 70 से लेके 80% हो गए, तब आपको जंप मारना है दूसरी किताबों पे। लेकिन उससे पहले आपके पास एक ही किताब सब कुछ है, दैट इज NCERT। और तीसरी चीज जिस पे अमन ने काम किया वो थी डिस्ट्रैक्शन। वही घिसा पिटा टॉपिक सर लेके आ गए। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम भी तो है। देखो, मैं कभी भी किसी भी वीडियो में बच्चों को ये नहीं कहता कि अपने फोन को दूर रख दो और इस पे काम करना बंद कर दो, ये गंदी चीज है, कभी नहीं बोलता। ये वीडियो भी तो आप फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं ना, और आपको फायदा होगा इससे। अमन ने अपने जीवन में क्या बदलाव किया और ये बदलाव मैंने उसको पता है और मैं भी यही करता हूं। आपको ये डिसाइड करना है कि जिस वक्त आप पढ़ने बैठ रहे हो उस वक्त आप अपने उस एनवायरनमेंट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं रखोगे। मोबाइल फोन, लैपटॉप नहीं रखोगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की किताबों के अलावा फिजिक्स और मैथ्स की किताबें भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो भी डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर पढ़ाई ही फोन से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो तो बाकी सारे चीजों की नोटिफिकेशन बंद रखो, ये कोशिश करनी होगी। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत ताकत है हैबिट फॉर्मेशन में। देखो, अगर आप अपने आप को कसम खा लोगे कि मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा, रील स्क्रॉल करूंगा, दोस्तों से बात करूंगा, चीजें शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ दिन के इस घंटे में, चाहे वो आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन मैं इन 2 घंटे के अलावा और किसी भी डिस्ट्रैक्शन पर समय नहीं दूंगा, यह आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट सालों में से एक है जहां पे आप एंटर कर रहे हो। इतना डिस्ट्रैक्शन तो आपको दूर रहना ही होगा। अमन ने भी ऐसा किया, उसका फोकस लेवल बढ़ने लग गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमन बीच बीच में अटकता था। उसको समझ नहीं आता था कि मैं रोज किस तरीके से, किस पैटर्न पे पढ़ाई करूं। और यहां पे जरूरत आती है बेटा एक बहुत अच्छी गाइडेंस की। और इसी गाइडेंस को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग लेके आए हैं रैंकर बैच।
जो कि स्पेशली डिजाइंड है 12th क्लास के लिए, जिसमें हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आपको लाइव पढ़ाते हैं। ये बैचेस साइंस स्ट्रीम के लिए तो हैं, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी साइंस एंड फन बैचेस ले आया है। इमेजिन करो, रोज सेम टाइम पे आपको अगर कोई टीचर लाइव आके पढ़ाए, फिजिक्स मैं पढ़ाऊं, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊं, हमारे साथ बाकी टीचर्स पढ़ाएं, मैथ सुशांक सर पढ़ाए, बाकी सारी टीम आपके साथ मिलकर पढ़े, तो ये जो कहानी है ना वो कुछ और होगी। या अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लास्ट के 3 महीने में वन शॉट देख के एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो सोचो डे 1 से अगर हम आपके साथ लाइव आके पढ़ेंगे, कितना मजेदार होगा वो साल। और इस बार तो बैचेस के अंदर काफी कुछ नया है। गूगल मीट सेशंस लेके आए हैं बच्चों से और इंटरेक्शन करने के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। कैसे? चैप्टर में तो करते ही हैं, लेकिन अब हम लोग चैप्टर के बाद 2 डेडिकेटेड क्लासेस लेने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। काउंसलिंग टैब बना दी है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि भविष्य से रिलेटेड है। 2 बैचेस लॉन्च किए हैं, बैच 1.0 और महापैक। बैच 1.0 जो कि स्टार्ट होने वाला है, 30% ऑफ चल रहा है, मार्च तक चलेगा, कोर्स नवंबर तक खत्म हो जाएगा। पूरे साल में 3 बैचेस लेके आते हैं, 1.0, 2.0, 3.0। महापैक खरीदते तो आपको तीनों के तीनों बैचेस का एक्सेस मिलेगा, जो कि साल के अलग अलग समय पे शुरू होता है। दोनों के प्राइजेस आपके सामने स्क्रीन पे विद डिस्काउंट ये चल रहे हैं। डिस्काउंट लिमिटेड समय तक है। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या हुआ? 12th की पढ़ाई आगे बढ़ने लग गई, जहां पे राहुल का बैकलॉग क्रिएट होता चला गया। किसी भी चैप्टर को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। कभी एक चैप्टर करता था तो अगले दिन किसी और का टेस्ट होता था, उस पर आधा टाइम दे के आगे बढ़ जाया करता था। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहा था, डेरिवेशंस को रट रहा था। वहीं पे अमन ने, जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी, बैकलॉग उसने क्रिएट होने नहीं दिया। और अगर गलती से कोई बैकलॉग क्रिएट होता भी था तो संडेज या फिर वीकेंड या फिर किसी छुट्टी वाले दिन वो उसे यूटिलाइज करके बैकलॉग को पूरा करता था। 12th के एग्जाम आए, राहुल ने एग्जाम दिया, अमन ने एग्जाम दिया। दोनों के क्लासरूम में बैठने के कॉन्फिडेंस में ही बहुत फर्क था। जहां राहुल को अपने रिजल्ट और अपने एग्जाम को लेके बहुत डाउट्स थे, वहीं पे अमन बहुत कॉन्फिडेंट था। रिजल्ट आया, राहुल भी पास हो गया, लेकिन अमन ने काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया। याद होगा, शुरुआत दोनों की सेम हुई थी, लेकिन एंड सेम नहीं था। अब क्या राहुल ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन अमन ने छोटे छोटे कुछ चेंजेस लाके अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट स्कोर किया, जो कि आप भी कर सकते हो। तो अगर आपकी भी 11th क्लास खराब हुई है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। 12th क्लास में आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जो पढ़ा रोज रिवाइज करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, और अगर हो भी गया तो वीकेंड्स में या छुट्टी वाले दिन उसे पूरा करना है। फोकस बरकरार रखना है, एनसीईआरटी को पहले फॉलो करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा किताबों पे जाना है, और जरूरत पड़ने पे गाइडेंस लेनी है, उसमें शर्माना नहीं है, चाहे वो साइंस एंड फन के ऐप से ही लो। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड एक दिन में नहीं होता, इसमें समय लगता है, और वो समय कल से, परसों से, तरसों से शुरू नहीं होगा, वो समय आज से ही शुरू होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों की 11th के भी एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए होंगे या अभी जस्ट रिजल्ट आया होगा। आप में से बहुतों का मन होगा थोड़ा और आराम कर लेता हूं। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप आराम मत करो, लेकिन एक बार इमेजिन करो कि आप रोज आराम और काम साथ नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों करते हो कि मैं पहले 10 दिन दबा के आराम करूंगा, फिर मैं मेहनत करूंगा। आप रोज आराम के साथ मेहनत, रोज आराम के साथ मेहनत और रोज आराम के साथ मेहनत कर सकते हो। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, और इसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आशा करता हूं आज की वीडियो में बहुत हेल्प हुई होगी। सारे पेड बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।